बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट के साथ मैं हूं नुसरत मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद, हमारे एंकर पर्सन हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से तवानाई के बहरान पे बहुत सी बातचीत होती है, डायलाग भी होता है, बहुत से खदशात का इजहार भी किया जाता है। लेकिन एक बात हकीकत है कि हुकूमत जो मर्ज़ी कहे, जो भी हुकूमत हो, उसके दावे अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान में 2013 से 2007 में हमने बड़े बड़े क्राइसिस देखे, बिजली का बहरान भी देखा, और जिस तरीके से लोड शेडिंग है होती रही वो भी इस कौम ने देखी है। और उसके बाद बिजली के और गैस के नरखों में जिस कदर इजाफा हुआ, उसके बाद से एक ऐसा माहौल पैदा हो चुका है कि लोग खौफ का शिकार होते हैं। जब भी बिजली के नरख बढ़ने की बात होती है तो लोग डरते हैं कि शायद इस बार कितनी कीमत बढ़ जाएगी। बहुत से सवालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में जो तवानाई का बहरान है वो किस कदर संगीन है, उसके किस हद तक ख़तरात पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, पाकिस्तानी की मईशत के लिए। क्योंकि बिजली के अगर नर्ख बढ़ते हैं या गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं। आपकी इंडस्ट्री नहीं चल पाती, आपके मुल्क के अंदर कारोबार नहीं चल पाता, और जब कारोबार रुकता है, मईशत को धचके लगते हैं, तो उसके नतीजे में महंगाई बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है और आम आदमी मुश्किलात का शिकार होता चला जाता है। हमारे यहाँ अक्सर सियासी मौज़ूआत पर बड़ी तफसीली बहस होती है, लेकिन मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उन पर शायद हम बात करते हुए कतराते भी हैं। और हमारे यहाँ मीडिया का या आम तौर पे सोशल मीडिया का जो चलन है वो भी इस तरफ है कि वो सनसनी खेज़ी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है, लेकिन मुल्क के अहम मसाइल की तरफ उसकी तवज्जो कम होती है। मैं अपने मेहमानों का तारफ़ भी करवाऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि फवाद अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इनपुट भी ले लें कि पाकिस्तान के लिए किस कदर जो है तवानाई का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त कीमतें हैं जिस तरह आसमान को छू रही हैं, उसके नतीजे में क्या इंडस्ट्री चल पाएगी, क्या कारोबार ज़िंदगी आगे बढ़ पाएगा, और क्या एक आम आदमी भी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएगा, क्योंकि इतनी महंगी बिजली के साथ उसके लिए अब सर्वाइवल ही मुश्किल हो चुका है। हुकूमत दावेदार तो है कि 300 जो है वो यूनिट इस्तेमाल करने वाले के लिए भी कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाएगा। इससे पहले भी बड़े मनसूबे बनाए गए, फिर कहा गया ये फिजिबल नहीं है, लेकिन उन मंसूबों को फिर ड्रॉप किया जाता रहा। लेकिन क्या जो हमारी कैपेसिटी है वो वाकई इतनी है कि हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें? उसके साथ साथ अगर हमारी कैपेसिटी है तो फिर हम इस कदर महंगी बिजली अपने आवाम को क्यों देते हैं? ये भी सवालात हैं। इसके साथ साथ क्या इस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स की जानी थी वो हम क्यों ना कर पाए? हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, कौन ज़िम्मेदार है? फिर बिजली लाइन लॉसेस की अगर हम बात करें या बिजली चोरी की बात करें, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। क्यों फवाद अहमद, इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, जहाँ मईशत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, वहाँ तवानाई का बहरान भी या तवानाई क्राइसिस भी और तवानाई की जो कीमतें हैं बढ़ती हुई, वो भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। मलिक साहब, पाकिस्तान में बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इब्तिदा में, लेकिन दो तरह के बहरान का हमें सामना है। एक बहरान तो है कि मुल्क में हम माशरती इलूम की किताबों में पढ़ते थे बचपन में, सोशल स्टडीज़ में, कि पाकिस्तान गैस की पैदावार में खुद कफील है और हमारे पास कई सालों के, बल्कि आधी सदी और उससे ज़्यादा के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गैस के मामले के ऊपर भी अब लड़ाइयाँ प्रॉपर शुरू हो चुकी हैं। लड़ाइयाँ मैं इस सूरत में कहूँगा कि इंडस्ट्री कहती है, मैं कराची से जब बात करूँगा तो कराची की बात सबसे पहले करेंगे। कराची में इंडस्ट्री कहती है कि जी हमें सबसे पहले गैस दी जाए, हम जो है वो ऑर्डर्स ले चुके हैं, हमने एक्सपोर्ट करनी है, और एक्सपोर्ट हमने उस गैस के साथ जो है वो पूरा स्लैब बनाकर एक्सपोर्ट के रेट दिए थे कि जो कुदरती गैस है, लिहाजा हमें जो है वो एलपीजी ना दी जाए, हमें जो है वो आरएलएनजी ना दी जाए, हमें कुदरती गैस दी जाए और घरेलू सार्फिन की गैस को बंद किया जाए। फिर दूसरी जानिब फिर हम एक और मामला देखते हैं कि इंडस्ट्रीज के साथ साथ पावर सेक्टर जो है, यहाँ पे के इलेक्ट्रिक कहता है कि जी अगर आप हमें जो है वो गैस नहीं देंगे, कुदरती गैस नहीं देंगे, हमें आरएलएनजी खरीदना पड़ेगी, तो फिर हम भी गैस की कमी की वजह से यूनिट उस रेट के ऊपर नहीं दे पाएंगे कि जिसके ऊपर नेपरा हमसे तकाजा करता है। तो ये सारे मामलात, ये सारी बहस इस वक्त बहस की सूरत में, हल्की फुल्की चिट-चैट की सूरत में मौजूद है। लेकिन आने वाले वक्तों में ये बहरान जब मजीद संगीन होगा तो फिर सूरत हाल जो है वो फिर उस जानिब ना आ जाए कि जहां पर लोग लड़ना शुरू हो जाए कि जी अगर आपने हमें गैस ना दी तो हम इंडस्ट्री चला नहीं सकेंगे, जैसा कि अब हल्के फुल्के बयानात की सूरत में होता है। तो मेरा ख्याल है मलिक साहब, आज हम कोशिश यही करनी हमें चाहिए कि अपने माहिरीन के पैनल के जरिए, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता हफ्ते भी पूरा जायज़ा लिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान में तवानाई की ज़रूरियात से पहले जो है वो ज़राअत और
जो माहौलियात मौसमी असरात बिल्कुल हैं ठीक। उस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आबिद सुलेरी साहब पिछले हफ्ते भी हमारे साथ मौजूद थे, इस हफ्ते भी मौजूद है, उनका शुक्रिया। मैं डबल मैं डबल कर सारे लेता हूँ, मेहमानों बाकी का मेहमानों तारफ़ का करवाता तारुफ हूँ। करा डॉक्टर के आबिद क़य्यूम थोड़ा सा सलैरी डिस्कशन को साहब आगे हमारे साथ चलते हैं। मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ माहिर मईशत हैं। अरशद अचबासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वाटर एंड पावर एक्सपर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब अहमद साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि फवाद ने कहा, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सलैरी साहब, हम आपसे अक्सर रहनुमाई लेते रहते हैं इकानमी के हवाले से, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से। जो इस वक्त तवानाई के बहरान की बात की जा रही है, बढ़ती हुई आबादी और तवानाई का बहरान एक बड़ा चैलेंज है। इस पर डिबेट्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ एक्सपर्ट्स की बात है, एक तरफ हुकूमत की बात है, लेकिन जो सामने खड़े हुए अवाम हैं वो तो कहते हैं कि ठीक है, आपने बिजली के कारखाने भी लगा लिए, आपने IPP के साथ भी सारे जो एग्रीमेंट्स कर लिए, लेकिन हमें जो चीज़ मिलती है, बिजली जो हमें मिलती है, वो हमें इतनी महंगी मिलती है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। ये बहरान टल पाएगा कभी? जी मलिक साहब, एक पुरानी कहावत है कि हाथों की दी हुई जो गिरें हैं वो दांतों से खोलना पड़ती हैं। एनर्जी सेक्टर के साथ और उसके साथ जुड़े हुए जो मुआशी और जो इस वक्त कंज्यूमर्स के जो मसाइल हैं, ये रातों रात पैदा नहीं हुए। अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखना चाहें, शौकत अजीज साहब के ज़माने में जब उनका इलेक्शन था 2008 के 2007 में, उस वक्त जब एकदम से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई, तकरीबन 100% प्राइसेस बढ़ गई और मुल्क में सिर्फ जो एनर्जी के स्पेशली पेट्रोल और डीजल के नर्क थे, सिर्फ उसमें 9% इजाफा किया गया सियासी मुसलहत की बिना पे। और ये मुसलहतें जमा होती चली गई अनटिल के जब 2013 में जब PMLN हुकूमत में आई, तो उस वक्त गवर्नमेंट को दो चॉइसेस थी, या तो वही आपके पास घंटों की लोड शेडिंग जारी रहती, या फिर जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे भी IPPs जो थे वो बिजली के कारखाने लगाने की बात करते, वो लगा लिए जाते। और अगेन वहाँ पे उस तरीके से हम नेगोशिएट नहीं कर पाए। डॉलर्स में उनका जो नर्ख थे वो तय हो गए। टेक और पे जो थी पॉलिसी कि या आप बिजली खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो पैसे देंगे, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस, वो भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के जो था हक में नहीं था। हालांकि वो हर इन्वेस्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको एक बैलेंस रखा जा सकता था। और उसके बाद गैस के साथ हमने जो किया, इस वक्त जो मेरे उम्र के अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं, आपको याद होगा कि हमारे बचपन में वो बर्नर वाले चूल्हे आए थे, आप उसको क्लिक करते थे तो वो ऑटोमेटिकली चूल्हा जल जाता था। 25 पैसे की माचिस की डिबिया होती थी 40 तीलियों वाली, तो आधे पैसे की तीली बचाने के लिए पूरी रात वो बर्नर जो थे वो जलते रहते थे कि जी गैस बहुत सस्ती है। और फिर नतीजा ये हुआ कि गैस इंपोर्ट करना पड़ गई, और जब इंपोर्ट हुई तो वो 10 साल तक उसका जो इम्पैक्ट है वो पासानी नहीं हुआ कहीं पे। और उसके बाद जो अल्ले तल्ले थे, खा वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या वो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो ये सारा मिलके अब एक ऐसा वो नासूर बन गया है जिसमें कि ना जाए रफ्तन ना पाए मांदन। अगर हम इसको कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएं, तो फौरी तौर पे हमें ये याद दिलाया जाता है कि जी अगर जो कंज्यूमर हैं वो ग्रिड से शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस भरना पड़ेंगे, वो कौन देगा बिजली ना खरीदने की शक्ल में। अगर हम कहते हैं कि बल्कि सुलेरी साहब दो चीजों के हवाले से और बताइएगा। एक बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान में मुझे याद है परवेज मुशर्रफ के दौर में CNG पंप्स की एक पूरी कतार लग गई थी, हर जगह CNG पंप, हर गाड़ी में CNG पंप जो है वो CNG, ऐसा महसूस होता था कि पाकिस्तान में CNG के अलावा पेट्रोल को डलवाने नहीं चाहता। क्या वो पॉलिसी उस वक्त ठीक थी? क्या इस तरह की पॉलिसीज और घरेलू सार्फिन को बेताशा गैस फराहम करने के जरिए के बाद आज हम इस परेशानी के अंदर है कि हमारे पास गैस नहीं है? वो पॉलिसी तो उसी वक्त लॉपसाइडेड साबित हो गई थी, जब जिस साल हमने अपनी जो ट्रेड पॉलिसी थी उसमें बसेस को CNG बसेस लाने की बात की, और CNG बाकी जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट थी उसको लाने की बात की। उसी साल हमें लोड शेडिंग शुरू कर दी और CNG पंप्स जो थे वो बंद करना पड़ गए। तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ गैस, तो वो तो कभी भी एक दूसरे के साथ एज ए पॉलिसी पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी क्या होनी चाहिए उस पर तो कभी बात हो ही नहीं रही थी। और जैसा कि मैंने कहा कि हमने उन अपने गैस के रिसोर्सेज को
इतना बेदरेग इस्तेमाल किया। मुझे याद है कि जब हमारे पास इंडिया से कोई मेहमान आते थे और घरों में पाइप गैस और हीटर चलते हुए देखते थे गैस के, तो वो एक शशोपंज में मुब्तला हो जाते थे कि आप इतने अमीर हैं और आपके पास एनर्जी, क्योंकि इंडिया में अभी भी सिलेंडर्स के जरिए, और उनको वो 2 सिलेंडर्स जो होते हैं महीने में वो कंट्रोल रेट पे मिलते हैं। उसके अलावा अगर वो लेना चाहें तो वो कमर्शियल रेट पे लेते हैं, और वो कंपनीज हैं जो कि आके बाहर उनके सिलेंडर सप्लाई करते हैं। तो जो पाइप गैस का कॉन्सेप्ट था, ये तो मिडल ईस्ट का कॉन्सेप्ट था। तो हमारे यहाँ जो एनर्जी मिक्स हमने लिया, या हमने जो एनर्जी कंजम्पशन थी वो मिडल ईस्ट वाली रखी, कि जैसे हम तेल और गैस पैदा करने वाला मुल्क है, और क्योंकि सारा कुछ इम्पोर्ट होके आता था, तो जाहिर अब उसके नताज हमें भुगतने पड़ रहे। अब्बासी साहब, मैं आप तरफ अच्छा आऊंगा। सुलेरी साहब, अभी भी मेरा एक जी 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 फवाद मलिक साहब, मैं सुलेरी साहब से एक क्वेश्चन करना चाहा था, अगर आपकी इजाजत हो। सुलेरी साहब, मैं फवाद हम वापस आते हैं, सुलेरी साहब तरफ वापस आते हैं, अब्बासी साहब से भी इनपुट ले लें। अब्बासी साहब, जो इस वक्त हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, तवानाई का जो बहरान हम कहते हैं जिसको, इसको आप समझते हैं कि क्या गलती हमने कहाँ पे की? कहा जाता है कि अगर हम हाइड्रो की तरफ ज़्यादा फोकस करते तो शायद हम बेहतर होते हैं, कुछ कहते हैं हम थर्मल की तरफ जाते तब बेहतर होता, कुछ कहते हैं हम पन बिजली की तरफ चले जाते तब बेहतर होता, कुछ एक राय पाई जाती है IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए वो गलत मुआहदे थे, बड़े महंगे थे। फिर ये कहा गया कि उस वक्त शायद और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। गलती हमने कहाँ पे की? नसरुल्लाह साहब एंड फवाद साहब, ज़रा आप 2 मिनट दे दीजिएगा, ज़रा हम इसको टेक्निकली और बड़े आसान अल्फाज में बताते हैं कि हुआ क्या और होना क्या चाहिए। बिल्कुल। एक तो हिस्ट्री है, तो एक तो हिस्ट्री की तरफ जाए बगैर हम आप जाएंगे आगे आगे क्या हो सकता है। हम 2 सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक पावर सेक्टर यानी बिजली का, और दूसरा गैस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। दोनों का थोड़ा इंटरलिंक्स भी है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों की एक अफादियत अपनी जगह है। बिल्कुल ठीक। पहली हमारी जो थोड़ा सा, अगर एक बात मैं कहूँगा, और जो मैं अक्सर दुनिया में जाके हम बताते भी हैं और वो भी देखते हैं कि हमने क्या गलतियाँ की हैं। हमारे इस मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कालाबाड़ डैम की मुखालफत की, IPP के कहने के ऊपर। जब कालाबाड़ डैम नहीं बन सका, जो बिजली हमने बनानी थी पानी से, वो हमने गैस पे बनाई। इसके ऊपर बड़े बड़े रिसर्च पेपर हैं। अगर वो बना होता तो आज पाकिस्तान में गैस का क्राइसिस ना होता। ये एक बड़ी सिंपल साइंस है, एक मैथमेटिक्स है। बिल्कुल। एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि नसरुल्लाह साहब और फवाद साहब, एक बात बताओ, पाकिस्तान को एक्चुअली देखें ना, नेतन्याहू ने तबाह किया आके, इस पावर सेक्टर की बात कर रहा हूँ या बिजली की बात कर रहा हूँ, ना मोदी ने किया है ना गुलबाशन ने। ये हमारे हाथों से किया धरा काम है, हमारे ही लोग हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आप दोनों को एक बात कहूँगा कि जब आपके यहाँ जब भी कभी आपका मेडिकल का प्रॉब्लम आओ, खुदा न ख्वास्ता अगर वहाँ आपको सर दर्द भी हो, या अगर इवन हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पर्सन के पास जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेपोटिज्म का ये हाल होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि ये जो बंदा है, अगर इसने ये कहानी रट के आ गया हुआ है, वाकई ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो गया हुआ है। एक तो हमसे बेसिक गलती वो है, क्योंकि एक बात आप दोनों याद रखिएगा, आप हर बंदे को आपकी इंटरेक्शन होती, कहते हैं इट इज़ नॉट द सिस्टम, इट्स अ पीपल वो मैटर। बिल्कुल ठीक। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, पाकिस्तान में अभी जो इशू है, और कुछ अच्छी खबरें भी आपको बताते हैं। अभी देखिए, हमारे पास कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी होगी, 45,000 मेगावाट होगी। हमारी कंजम्पशन 8,000 9,000 है। और आप दोनों को पता है कि लोग यकीन करें तेज़ी से सोलर की तरफ जा रहे हैं। अब इस सेक्टर में हमें पता है कि लोग हमें फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी हमने बच्चे स्कूल से उठा लिए हुए, अब हमने बीवी का ज़ेवर बेच के सोलर लगाना। जब ये सोलर लगा रहे हैं तो देखिए, ख़ास ख्याल रखिए, पाकिस्तान में बिजली की कंजम्पशन तकरीबन 50% घरेलू सार्फिन की है। जिस तेज़ी से ये जा रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है, उससे क्या होगा, आपके नेशनल बास्केट से बिजली लेने वाला और कोई नहीं होगा, कैपेसिटी पेमेंट और बढ़ती जाएगी। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, वो फ़ायदा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मैंने अभी कुछ रिसेंटली बहुत बड़े एक पेपर में एक लिखा है, आपने लिखा, और उसमें लिखा था नेपरा एंड नीरू। आपने सुना होगा, आप तो दोनों माशाल्लाह हिस्ट्री के लोग हैं। वो नीरू एक रोमन में एक हुआ करता था, रोम में। वो जब वो रोम जल रहा था तो बांसुरी बजा रहा था। देखिए, आप दोनों को बांसुरी बजाया करता था जी, बिल्कुल में जब जी बांसुरी बजाए। देखिए, आप सोचिए ज़रा कि पाकिस्तान में ये जो मैं और आप बात कर रहे हैं,
ये काम एक इदारा है जिसके लिए 2 अरब हम साल के देते हैं, उसकी 7 स्टोरी बिल्डिंग है, सरीना के साथ है। अगर आप कभी वहाँ पे हैं तो आप कहेंगे सरीना से अच्छी ये बिल्डिंग है, कौन सी सहूलत नहीं है। ये उन लोगों का काम था, ये उनका मैंडेट है, ये उनका करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? अगर आप उनकी एनुअल रिपोर्ट ही पढ़ें, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वही जैसे मैंने पहले बात की कि हमने सही बंदे सेलेक्ट नहीं किए। अगर कभी नेपरा में चेयरमैन या मेंबर सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम उसका एक्ट चेंज करते हैं, जी इस तरह का बंदा आना चाहिए। देखिए, आप दोनों के पास डेफिनेटली गाड़ी, आप कभी किसी अनाड़ी ड्राइवर को देंगे? आप कभी भी नहीं देंगे। ठीक है। हमारे यहाँ सबसे पहले बिगाड़ यहाँ पे हुआ है कि अब देखें, बिजली इसके बावजूद भी लेने वाला कोई नहीं है। हर साल 2000, 3000, 4000 मेगावाट वो ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लें, छोटी सी ब्रेक। डिबेट का सिलसिला तो जारी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।